Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the topic given to me is being a father, modern and Islamic perspective. जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ा उसको एलोबरेट करूंगा, लेकिन ज्यादातर आप देखकर ही समझ जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है मैंने पीपीटी को इसी तरीके से डिजाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक, एज यू ऑल माइट बी सीइंग दिस। आप सबको नजर आ रहा है? क्या सर, समझ में आ रहा है पिक्चर देख के आप लोगों को? ये फोटो जो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, एक पेंटिंग है, एक स्केच है। क्या समझ में आ रहा है इससे? yes, even though the mother is bearing the child, father who is actually bearing the future, the present of the child, and the upbringing to be a man. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत ही मुनासिब जवाब। आप देख सकते हैं ये असल में है क्या। A mother carries the weight of a child for 9 months and a father carries the responsibility of his child for lifetime। यानी दोनों का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वालिदा जो होती है, ये 9 महीने अपने पेट में उठाती है और तकलीफ को बर्दाश्त करती है, और फिर बच्चे को जनती है, बर्थ देती है। और बच्चा पेट में आता है, उसी वक्त से वालिद साहब के जहन में फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा जो है उसको कैसे बड़ा करना है, उसको कैसे रेज करना है, उसकी कैसे तरबियत करनी है, उसको नॉलेज और विजडम किस तरीके से देनी है। ये सब चीजें जो है उसी टाइम साइमल्टेनियसली वालिद साहब के जहन में चलती होती है। तो वालिद साहब को जो है, फादर को जो है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक, जिसको तकलीफ कहा जा सकता है या एक जिम्मेदारी कहा जा सकता है, वो पूरी जिंदगी उठानी होती है। फादर होना जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले फादर की डेफिनेशन पेश करना चाहूंगा कि फादर दरअसल कहते किसको है, हु इज कॉल्ड अ फादर। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अ फादर इज अ मैन हु गिव्स बर्थ। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी फादर होने की ये होती है कि वो बच्चे को जनता है। जो भी प्रोसेस अल्लाह तबारक व ताला ने एक औलाद के दुनिया में आने का मुकर्रर फरमाया है, उस प्रोसेस के तहत जो है बच्चे को जनता है। इससे मैं उस प्रोसेस को थोड़ा अलग करना चाहूंगा जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रहा है। आप समझ सकते हैं मैं किस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आजकल जिस तरीके से स्पर्म्स को जो है ये बैंक में रखा जाता है, या एग्स को बैंक में रखा जाता है, और फिर जो है किस तरीके से जो दोनों के दोनों दोनों की जो जो मादा होता है उसको किसी तीसरी जगह पर मिलाकर जो है बच्चे को प्रोड्यूस किया जाता है। ये सब जो है गैर फितरी तरीके हैं। तो ये गैर फितरी तरीके से भी आजकल दुनिया में लोग जो है ये बाप बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम फितरी तरीके की बात कर रहे हैं, वो फितरी तरीका, जी जी सरोगेसी जो सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पर वो फितरी तरीके की बात कर रहा हूँ। यानी बाप का फितरी तरीके से बाप बनना, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुकर्रर किया हुआ है, वो दर हकीकत फादर कहलाने के लायक है। ये आज की दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से फादर बन रहे हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस्लामिक नजरिया, इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है वो वही है कि फितरी तरीके से जो आदमी बाप बनता है, फिर वो उसके अंदर पिदराना शफकत मौजूद होती है। बाप होने के एतबार से वो बच्चे को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, शफकत का मादा उसके अंदर होता है। वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, एंड गाइड हिज चिल्ड्रन, और जो है वो बच्चों की रहनुमाई करता है। क्या क्या, किन चीजों में रहनुमाई करता है? वो बच्चों को इल्म देता है, नॉलेज देता है, मॉरल्स देता है, एथिक्स देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, हिकमत की बातें सिखाता है, स्टेबिलिटी, किस तरीके से इस्तेहकाम और मुस्तहकम तरीके से इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी गुजारनी है, वाइल फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस, वो उसकी तरक्की की फिक्र करता है। और जो है उसको इंडिविजुअल एतबार से आजादाना इंडिपेंडेंस के साथ किस तरीके से एक
सही माने में इंसान बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, सही माने में इंसान बनकर किस तरीके से जमीन पर चलना है। हजरत मौलाना अली मियां साहब का बहुत ही बेहतरीन जुमला है, बार बार बयानात में आप हजरात ने सुना होगा। हजरत अली मियां, इंसान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि इंसान को जो है परिंदों की तरह हवा में उड़ना आ गया और समंदर में मछलियों की तरह तैरना आ गया। लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी तरक्की हो गई है कि उसको इंसान की तरह जमीन पर चलना नहीं आया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो बीइंग अ फादर, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर दैट ही मस्ट टीच हिज चाइल्ड हाउ टू वॉक ऑन द अर्थ, किस तरीके से जमीन पर चलना है, ये उसको सिखाना, ये फादर की जिम्मेदारी। अता फरमाइए। तो हु इज कॉल्ड अ फादर, ये छोटी सी डेफिनेशन थी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फादर, के हु इज कॉल्ड अ फादर। आगे हम लोग चलते हैं, रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी अबाउट बीइंग अ फादर। I have mentioned some things here. Historically, fathers were often seen primarily as breadwinners and disciplinarians, focusing on financial provision and enforcing rules. यानी पहले तारीख को उठाकर देखे तो मुख्तलिफ तहजीबों में, मुख्तलिफ कल्चर्स में फादर होने का मतलब ये है कि उनके ऊपर दो जिम्मेदारी होती थी। एक जिम्मेदारी ये होती थी कि उनको जो है फाइनेंशियल प्रोविजन प्रोवाइड करना है, दे हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोविजन, और उनको डिसिप्लिन सिखाना है बच्चों को। यानी एक जमाना होता है बच्चों का कि बच्चा जब बड़ा होता है, व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग, ही थिंक्स दैट बिकॉज माय मदर इज प्रोवाइडिंग मी विथ फूड एंड नेसेसिटीज, शी इज द होल एंड सोल ऑफ माई अपब्रिंगिंग। यानी मेरे बड़े होने में सबसे ज्यादा दखल माँ को है, क्योंकि वही मुझे खाना पीना देती है, दूध पिलाती है। फिर जब वो बड़ा होता है, व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज, ही सी हिज फादर दैट ही इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ आवर फैमिली, कि हमारे घर में जो है जो चीजें आती है घर के अंदर, वो सब चीजें जो है ये फादर लाता है। और जब भी कोई मुश्किल हालात घर में आते हैं, व्हेन वी फेस any kind of difficulty in our home, my mother refers to father। तो फिर बाद में एक जमाने के बाद बच्चे के जहन में ये बात आती है कि हमारे घर में जो है फादर ये मेन जिम्मेदार है। और अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर किसी चीज को सही करना होता है, तो वालिदा जो है ये वालिद साहब को कहती है, फादर को कहती है कि जरा इसको ठीक कर दीजिए, ये बच्चा बात नहीं मानता है, ये इस तरीके से बात नहीं, तो वो चीजें जो है ये वालिद के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। हाउएवर, जब सोशल चीजें शिफ्ट हुई, तो अब हाउएवर when when things are being transformed, these roles with modern fathers increasingly involved in emotional support, daily caregiving and co-parenting। ये रियलिटी है कि पहले जो है बहुत सारी चीजें फादर के बारे में समझी जाती थी कि भाई ये ब्रेड विनर है और डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। लेकिन अब जो है आज के मॉडर्न जमाने में फादर का जो रोल है ये बदलता जा रहा है। और भी चीजें जो है हम मॉडर्न और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किस तरीके से एक फादर का रोल जो है ये इवॉल्व हो रहा है। तो अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग चीजों को देखेंगे। पहले देख लेते हैं व्हाट इज द रोल एंड आइडेंटिटी ऑफ अ फादर। हकीकत में फादर का रोल और आइडेंटिटी क्या है, हम पहले एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव को देखेंगे। जरा आप प्रेजेंटेशन के ऊपर गौर करिएगा। पहले हम एक मॉडर्न, वी विल सी वन वन ऑफ द थिंग विच इज फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, फिर उसी चीज को हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दोनों के अंदर सिनर्जी क्या है, दोनों के अंदर मुताबकत क्या है मॉडर्न और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, उसको देखेंगे। और फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। यानी हर चीज जो मैं यहाँ बयान करूंगा उसको चार चीज तरह के देखेंगे: मॉडर्न पर्सपेक्टिव, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, सिनर्जी, और उसके बाद डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं अब थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप प्रेजेंटेशन को देखते हुए जाए, वरना हमें वक्त थोड़ा कम पड़ जाएगा। मॉडर्न रोल एंड आइडेंटिटी फ्रॉम मॉडर्न पर्सपेक्टिव: को पेरेंट, इमोशनल नर्चरर, फ्लेक्सिबल रोल्स ऑफ अ फादर, शेप्ड बाय, ये चीजें जो है, डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर, ये सब चीजें जो है मॉडर्न एस्पेक्ट को जो है वाजे करती है एज अ फादर। अब इसी चीज को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखिए। इस्लामिक पर्सपेक्टिव एक फादर का, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से एक फादर का रोल क्या होना चाहिए,
उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? वो एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह देखे जाते हैं, प्राइमरी प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, अ डिवाइन ट्रस्ट। यानी फादर को जो बच्चा अता किया गया है, वालिद साहब को जो बेटा दिया गया है अल्लाह की तरफ से, ये बेटा और ये औलाद, ये चिल्ड्रन जो है, ये एक अमाना है। ये उसको अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अमानत दी गई है। फादर को जो औलाद मिली है, वालिदैन को जो औलाद मिली है, ये वालिदैन हरगिज ये ना समझे, फादर ये हरगिज ना समझे कि मैं अपने बच्चे का कुल्ली तौर पर मालिक हूं। देखिए, मालिक होना और किसी चीज का अपने पास बतौर अमानत रखना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अमानत के अंदर आप खयानत नहीं कर सकते, अमानत को आप अपने एतबार से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से कहा गया है, ये जो बहुत ही मशहूर हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम बच्चों को फितरत इस्लाम पर पैदा किया और फिर माँ बाप को बतौर अमानत वो औलाद दी गई है। अब वो जिम्मेदार है, वो अकाउंटेबल है, अल्लाह तबारक व ताला उनसे सवाल करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये जहां पर भी पेरेंटिंग की बात, जहां पर भी तरबियत औलाद की बात होती है, whenever we talk about parenting, we mention this hadith, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जो है ये चरवाहा है, और तुम्हारे रेवड़ के बारे में यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर फ्लॉक। जो रेवड़ है उनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो अब ये मसऊलियत का जो मसला है, यानी अल्लाह तबारक व ताला जो सवाल करेंगे, ये सवाल इसी वजह से किया जाएगा, यू विल बी क्वेश्चन्ड अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर फैमिली, बिकॉज दे आर अमाना। अल्लाह तबारक व ताला अमानत के बारे में सवाल करेगा। यानी मसऊलियत का जो मसला आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि दीज थिंग्स, यानी चिल्ड्रन, योर फैमिली आर अमाना, तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर आपने उनकी सही तरबियत नहीं की। तो इस्लामिक एतबार से जो इनकी रोल एंड आइडेंटिटी है, वो यही है कि अमानत है, उनकी सही तरबियत करना आपके जिम्मे है। अब रोल एंड आइडेंटिटी में आप सिनर्जी अगर देखेंगे कि दोनों चीजों में क्या मुताबकत है, व्हाट इज synergy between the modern and Islamic concept about role and identity. Both see fathers as role models shaping character. यानी वालिद को एक रोल मॉडल होकर अपने आप को पेश करना पड़ेगा, नमूना बनाकर, मिसाल बनाकर अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि आप अपने आप को बतौर नमूना बनाकर पेश करें। ये मॉडर्न एस्पेक्ट में भी यही चाहा जा रहा है कि यू मस्ट बी सीन एज अ रोल मॉडल, और बिल्कुल जो है ये इस्लामिक एस्पेक्ट में भी यही चाहा जा रहा है कि आपको बतौर रोल मॉडल जो है देखा जाएगा। अब डिफरेंस क्या है? मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये सेक्युलर है, और जमाने के एतबार से इसके अंदर तब्दीली आती जाती है, और उन तब्दीलियों को, दैट चेंजेस मॉडर्न पर्सपेक्टिव, फादर अडेप्ट द थिंग्स टू डेवलप देयर चिल्ड्रन। यानी मॉडर्न पर्सपेक्टिव में सेक्युलर चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, और हालात जैसे बदलते जाते हैं, मॉडर्न फादर जो है उन चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है? इस्लामिक इज फेथ बेस्ड विथ क्लियर डिफाइंड रोल्स। यहां पर जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के एतबार से कुरान और हदीस में एक वालिद की क्या जिम्मेदारी है, बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है, और उसी को फॉलो करना जो है ये जरूरी है। तो ये है रोल एंड आइडेंटिटी। नंबर 2 पर आता है एजुकेशन। जब तालीम के ताल्लुक से बात होगी, एजुकेशन के ताल्लुक से बात होगी, व्हेन वी विल टॉक अबाउट अ रोल ऑफ अ फादर रिगार्डिंग एजुकेशन, दे मॉडर्न एस्पेक्ट ये है, फोकस ऑन एकेडमिक, सोशल, इमोशनल स्किल्स, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल एप्स। ये मॉडर्न एस्पेक्ट है उनको बच्चों को तालीम देने के बारे में। इस्लामिक एस्पेक्ट देखेंगे कि इस्लामिक एस्पेक्ट प्रियोरिटाइजेस रिलीजियस, कुरान एंड सुन्ना, मॉरल एजुकेशन, अदब, अखलाक, मॉडर्न एजुकेशन एंड स्किल्स कम्स ऑन सेकेंड, दूसरे दर्जे पर, सेकेंडरी है बाकी सब चीजें। यानी असरी तालीम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में
दूसरे दर्जे पर आएगी, ये इस्लामिक नजरिया है। बुनियादी एतबार से आपको कुरान और हदीस, अदब और अखलाक, सुनन सिखाना जो है बच्चों को ज्यादा जरूरी है। यानी इसको इस एंगल से देखिए कि अगर बच्चे को कुरान नहीं आता है, कुरान नहीं आता है तो इसका मतलब उसको नमाज नहीं आती है, नमाज नहीं आती है तो उसका ताल्लुक रब के साथ नहीं बनेगा। एक कांटेक्ट, एक बॉन्डिंग जो अल्लाह के साथ होना चाहिए वो वालिद को। अगर मॉडर्न एजुकेशन आज के जमाने में बहुत जरूरी है, वी आर नॉट सेइंग दैट मॉडर्न एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, मॉडर्न एजुकेशन इज मस्ट, लेकिन ये सेकेंडरी दर्जे पर आएगा, दूसरे दर्जे पर आएगा। पहले दर्जे पर इस्लामिक पर्सपेक्टिव के एतबार से कुरान और सुन्नाह के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिनर्जी अगर देखें एजुकेशन में, बोथ वैल्यू प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, दोनों, यानी मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में एजुकेशन, दोनों में ये जरूरी है कि हम उनको दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से तैयार करें, जिंदगी के लिए उसको तैयार करें। बोथ वैल्यू प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। और अगर डिफरेंसेस देखें, मॉडर्न एम्फसाइजेस टेम्परल सक्सेस, इस्लामिक फोकस ऑन इटर्नल सक्सेस। अगर एजुकेशन की बात करें तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव बीइंग अ फादर होने का यह है कि आप दुनिया की कामयाबी के ऊपर फोकस करो जो एक आर्जी चीज है, लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि आपको दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव को सामने रखते हैं। तीसरी चीज आइए, इमोशनल कनेक्शन, एम्फसाइजेस एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, फॉस्टर्स इमोशनल रेजिलियंस। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखिए, स्ट्रेसेस मर्सी, रहम, अफेक्शन, प्रोफेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ रहम जितने भी है वो सब इस्लामिक पर्सपेक्टिव में शामिल होंगे। बैलेंस, डिसिप्लिन, टाइज बॉन्डिंग टू फेथ, ये इमोशनल कनेक्शन है बीइंग अ फादर, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। सिनर्जी दोनों के दरमियान क्या है, बोथ प्रियोरिटाइज एफेक्शनेट सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, यानी यहां पर दोनों ही प्यार भरे मुआविन ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, मॉडर्न फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल आउटकम्स, इस्लामिक एम्फसाइजेस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहां पर देखिए, इसके ऊपर आप जरा गौर करिएगा कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव में इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि नफ्सियाती एतबार से आपका बच्चा जो है ये बेहतर बने, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बच्चा जो है ये बेहतर बने। जबकि इस्लामिक इमोशनल कनेक्शन एक फादर का होना, इसका मतलब ये होता है कि हर लम्हा उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होता है, उसकी रूहानी तरक्की कैसे होती है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद आइए प्रोविजन, खुराक की अगर बात करें तो यहां पर देखिए थोड़ा, यहां पर इस्लामिक और मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है ये इसके अंदर डिफरेंस आप देखेंगे। यहां पर देखिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये है कि बाप की जिम्मेदारी जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगर आज का जमाना जो है कि बाप भी कमा रहा है माँ भी कमा रही है, अगर दोनों कमा रहे हैं तो मॉडर्न पेरेंटिंग का मतलब ये होगा कि आप दोनों को बच्चे की जिम्मेदारी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से शेयर करनी पड़ेगी। यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है ये शेयर्ड होगा मॉडर्न पर्सपेक्टिव में। जबकि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल वाजह तौर पर बताता है, कुरान की आयत यहां पर मैंने आयत नंबर मेंशन की हुई है, अकॉर्डिंग टू कुरान इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फादर इंक्लूड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हलाल इनकम। यानी यहां पर ये देखिए कि खाने पीने की कुल्ली जिम्मेदारी, खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी, पहनाने ओढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी, उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, ये कुल्ली तौर पर जो है ये एक वालिद की जिम्मेदारी है। यहाँ पर वालिदा का जो है कोई भी अमल दखल नहीं है अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। सिनर्जी क्या है, बोथ एम फॉर फैमिली स्टेबिलिटी, दोनों का मकसद खानदानी इस्तेहकाम है। और डिफरेंस देखेंगे, मॉडर्न अलाउज रोल शेयरिंग, इस्लामिक मैंडेट फादर्स प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर हम इस बात को वाज़ह करेंगे कि फाइनेंशियल नीड्स जो है ये वालिदा के ऊपर इस्लाम बिल्कुल नहीं डालता है। इस्लामिक एतबार से
वालिद जो है, और रिजालु कव्वामून अलन निसा जो है, इस आयत के तहत भी आप देखेंगे खिलाने पिलाने की, पहनाने ओढ़ाने की जो पूरी जिम्मेदारी है, ये एक वालिद के ऊपर है, वालिदा के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी इस्लामिक एतबार से नहीं है। चैलेंजेस आज के जमाने में अगर देखेंगे तो मॉडर्न एतबार से वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, सोशल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं एक पेरेंटिंग में फादर के ऊपर, ये सब चीजें चैलेंज में आती है। और इस्लामिक चैलेंजेस अगर देखेंगे तो इस्लामिक चैलेंजेस सबसे ज्यादा यही है, काउंटरिंग सेक्युलर इन्फ्लुएंसेस। यानी बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के माहौल में इस बात को फोकस किया जाता है कि किस तरीके से सेक्युलर कल्चर के साथ बच्चों को जो है परवान चढ़ाया जाए। जो कल्चरल प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में, बहुत सारी चीजें जो है बच्चों को समझानी पड़ती है कि इस मजहब में ये है, इस मजहब में ये है। आप अगर स्कूलिंग, हम हमारा ताल्लुक क्योंकि स्कूल्स के साथ है, हमको पता है कि बच्चे जो है ऐसी सेक्युलर स्कूल्स में जब जाते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स उनको सेलिब्रेट करवाए जाते हैं, तो इस्लामिक और एक मुस्लिम पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो तमाम जो उनके फेस्टिवल्स है वो क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब समझाना पड़ता है। और ये बहुत सी मर्तबा एक मुस्लिम पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि बच्चों को जो है ये सेक्युलर कल्चर जो है ये इंडिया के माहौल में उनको समझाए। ये जरूरी भी है समझाना, लेकिन ये समझाना जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सिनर्जी देखेंगे, बोथ नेविगेट टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड कल्चरल प्रेशर। हर एतबार से कल्चरल प्रेशर होता है, मॉडर्न पेरेंट को भी कल्चरल प्रेशर होता है, और इस्लामिक एतबार से अगर देखेंगे पर्सपेक्टिव तो कल्चरल प्रेशर होता है। और टाइम के एतबार से कि बहुत बहुत मुश्किल होता है कि चैलेंजेस में कि हम जो है वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए बच्चों को टाइम दे पाए। और अगर डिफरेंसेस देखेंगे, मॉडर्न चैलेंजेस आर प्रैक्टिकल, इस्लामिक इंक्लूड्स स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी। मॉडर्न चैलेंजेस जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, मैंने आपको बताया, कुछ मिसालें यहाँ पर दी। और इस्लामिक एतबार से, रूहानी एतबार से बच्चों की किस तरीके से तरबियत की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए आज के जमाने में इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर काम होता है, इमोशनल क्वेश्चन पर काम होता है, फिजिकल क्वेश्चन पर काम होता है, सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर काम करना। क्योंकि ये डिजिटल एज है, और डिजिटल एज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक छोटे से छोटे कमरे में बैठकर आदमी बड़े से बड़ा क्राइम करता है। अगर ये क्राइम, ये गुनाह से अगर आने वाली नस्लों को, हमारी औलाद को रोकना है, और फादर होने की हैसियत से बच्चों की सही तरबियत करनी है, तो ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि उनकी रूहानियत पर कैसे काम किया जाए, उनका बातिन कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर उनका बातिन बना हुआ नहीं है, तो फिर पहले आदमी जो है आंख की शर्म की वजह से भी गुनाह से रुक जाता था, लेकिन आज आंख की शर्म नाम की चीज जो है यही खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब जो है ऐसे वक्त में आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के जमाने में, 21वीं सदी में। इसके बाद की जो चीज है उसको आप देखिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इसमें मॉडर्न फादर जो है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, फादर्स एंगेज इन स्कूल मीट, स्पोर्ट्स कोचिंग और डैड ग्रुप्स टू बिल्ड कम्युनिटी टाइज। ये सब चीजें जो है, ये आप देखते हैं कि मॉडर्न फादर को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए फादर क्या करता है, मस्जिद में उनको ले जाता है, मसाजिद मसाजिद की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करता है, इस्लामिक क्लासेस जिसको मदरसा कहा जाता है उसके अंदर बच्चे को भेजता है, जमात जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर बच्चों को भेजता है। ये सब चीजें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चों को सिखाती है। दोनों के अंदर सिनर्जी, बोथ सी फादर्स कम्युनिटी रोल्स एज एनहेंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कम्युनिटी में जो रोल है बाप का, ये बच्चा देखता है और ये चीजें बच्चा सीखता है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सोशल एस्पेक्ट के एतबार से बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से हम जो है बच्चों की तरबियत करते हैं। और डिफरेंस अगर देखेंगे, मॉडर्न फोकसेस ऑन सोशल नेटवर्क्स, इस्लामिक एम्फसाइजेस रिलीजियस बॉन्डिंग। हम इस्लामिक एतबार से अगर चीजों को देखेंगे तो वहां पर
मॉडर्न एतबार से सिर्फ सोशल नेटवर्किंग कैसे इंप्रूव हो बच्चे की, और उसको इसमें भी यही देखा जाता है कि उसका सोशल नेटवर्किंग के एतबार से दुनियावी फायदा कैसा होगा, एज अ पर्सन वो कैसे अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि रिलीजियस बॉन्डिंग कैसे बिल्ड हो, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब दोनों चीजों को ब्लेंड अगर करें, अगर हम ब्लेंडेड अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें, दोनों को ब्लेंड करना है तो कुछ चीजें हम लोगों को देखेंगे। यानी आज के जमाने में मॉडर्न पर्सपेक्टिव और रिलीजियस चीज दोनों को, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव और इस्लामिक चीजों को, दोनों को ब्लेंड करना है तो इन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है? स्पेंड 20 मिनट्स डेली ऑन चाइल्ड लेड प्ले, आस्क अबाउट लास्ट 24 आवर्स एक्टिविटीज एंड लर्निंग्स। यानी आप मॉडर्न एतबार से इस बात का ख्याल करिए कि तकरीबन 20 मिनट बच्चों को खेल कूद के अंदर जो वो मशगूल होते हैं उसमें वालिद का भी इन्वॉल्वमेंट हो, और वालिद जो है कम से कम लास्ट 24 घंटे में बच्चे ने क्या क्या एक्टिविटी की है इसके बारे में जो है ये सवाल करे कि भाई क्या क्या एक्टिविटी हुई है, और बच्चे से पूछे कि उन्होंने अपने लास्ट 24 घंटे कैसे गुजारे हैं। इसके ऊपर जो है फोकस करने के ऊपर आप बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, और क्वालिटी टाइम देना मकसूद है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ टाइम मकसूद नहीं है, ज्यादा वक्त देना मकसूद नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम आप बच्चों को दीजिए, क्योंकि क्वालिटी मकसूद है। जितना टाइम आप बच्चों को दे रहे उतना टाइम आप बच्चों के साथ ही रहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ये घर में आकर बैठते हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, फैमिली भी बैठी हुई है, लेकिन वो अपने मोबाइल में मशगूल है, तो ये आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। आप वहां बैठे हुए तो हुए, आप जिस्मानी एतबार से वहां पर मौजूद है, लेकिन जहनी एतबार से कहीं और है। ये मकसूद नहीं है, आपको क्वालिटी टाइम बच्चों को देना है। इसके बाद इस्लामिक पर्सपेक्टिव अगर देखें हम इस्लामिक एतबार से, तो रिसाइट अ बिग आया और स्मॉल सूरा विद ट्रांसलेशन एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, शेयर अ प्रोफेटिक स्टोरी। आप इस तरीके से थोड़ा टाइम आप बच्चों को दीजिए, कोई आयत, कोई छोटी सूरत, उसका तर्जमा, उसका एक्सप्लेनेशन, और कोई नबवी नबवी कहानी जो है कुरान के एतबार से, कुरानिक स्टोरी, ये बच्चों को सुनाइए, सिखाइए। इस तरीके से आप क्वालिटी टाइम बच्चों को दीजिए। दूसरा, सपोर्ट इन स्कूल एक्टिविटीज, होमवर्क, प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स, ये मॉडर्न एतबार से जरूरी है। ये चीजें ब्लेंडेड अप्रोच में बता रहा हूं कि ये आपको दोनों एतबार से करना पड़ेगा। मॉडर्न लोग इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम लोगों को दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। इस्लामिक एतबार से उनको एक मसनून दुआ, कोई छोटी हदीस, कोई कलीमा, प्रैक्टिकल नमाज पढ़ने का तरीका, ये सब चीजें उनको सिखाइए। इसके बाद मॉडर्न एतबार से देखिए, 45 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर हम पूरी पेरेंटिंग को समझ नहीं सकते। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बीइंग अ फादर होने का क्या है, क्या चीजें आप फौरन कर सकते हैं, मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। यानी आज आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप में है, ये नियत के साथ आप इस वर्कशॉप को सुनिए, और ये पॉइंट्स को आप नोट करिए, इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं, और इस नियत के साथ आप इन चीजों को सुनिए कि हम फौरन जो है हमारे घरों में इन चीजों को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ देखिए, मॉडर्न अप्रोच में एक चीज मैंने बताया कि बहुत जरूरी है आज के जमाने में ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। बहुत ज्यादा हार्मफुल कंटेंट जो यूट्यूब वगैरह के ऊपर आ रहे हैं उससे कैसे बचाया जाए, स्क्रीन टाइम जो है इसको कैसे ज्यादा लिमिटेड किया जाए, मॉडर्न एस्पेक्ट में इसके ऊपर फोकस किया जाता है। क्रिएट अ टेक फ्री फैमिली टाइम स्लॉट, यानी आपके घर में एक एक ऐसा टाइम स्लॉट होना चाहिए जिस वक्त में घर में किसी के पास कोई डिवाइस ना हो, मोबाइल ना हो। तो ये टेक फ्री फैमिली स्लॉट जो है आपको बनाना पड़ेगा आपके घर में। सीक काउंसलिंग इफ किड्स शो एंजाइटी, आज के जमाने के एतबार से बाहर का प्रेशर, अगर स्ट्रेस उनके ऊपर क्रिएट हो रहा है तो फौरन काउंसलिंग उनके करना बहुत जरूरी है। इस्लामिक एतबार से उनको इस्लामिक नजरिए से क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है उसको सिखाइए। इवेल्युएट मीडिया बाय आस्किंग, डज दिस अलाइन विथ आवर वैल्यूज। यानी बहुत सारी चीजें जो सोशल मीडिया पर आम हो जाती है, और बहुत सारी चीजें जो है बच्चे जो है सोशल मीडिया पर देखकर उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। आप उनको एक सवाल दीजिए, एक क्राइटेरिया बनाइए कि आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स ये है, हमारे वैल्यूज के साथ ये चीजें कनेक्ट होती है कि नहीं। अगर कुरान और हदीस और हमारी तालीमात के एतबार से ये चीजें कनेक्ट होती है तो हम जो है इन चीजों को
हम फोकस करेंगे, इन चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और अगर नहीं होती है तो हम जो है इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे। बच्चों के लिए दुआ करना, उनको फितने से बचाने की दुआ करना, ये सब चीजें उनको सिखाना, और इस्लामिक स्टोरीज वगैरह जो है इससे ज्यादा उनको कनेक्ट करना, ताकि मटीरियलिज्म जो है, मादा परस्ती जो है, उससे बच्चे हमारे दूर रह सके। ये एक ब्लेंडेड अप्रोच था जो मैंने आपके सामने रखा। आगे मैं रोल डिस्क्रिप्शन और इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगा। जल्दी जल्दी मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि भाई क्या चीजें हैं जो रोल के अंदर आती है, क्या डिस्क्रिप्शन है और उसका इम्पैक्ट क्या है। आप जल्दी जल्दी इन चीजों को देखिए, क्योंकि आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। रोल फादर के क्या क्या होने चाहिए। फादर जो है प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है। ये डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल सेफ्टी एंड एसेंशियल नीड्स, ये सब प्रोवाइडर प्रोटेक्टर में आएगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्रिएट सिक्योर एनवायरनमेंट, सपोर्ट बेसिक नीड, रिड्यूसेस स्ट्रेस। नंबर 2, क्या रोल है? इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस देने का। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? ऑफर स्टेबिलिटी, मॉडल्स हेल्थी रिलेशनशिप। इंपैक्ट क्या होगा इसका? इंप्रूव सेल्फ एस्टीम, रिड्यूसेस डिप्रेशन, फॉस्टर हेल्दी रिलेशंस। नंबर 3 पर क्या है? रोल में डिसिप्लिनेरियन एंड अथॉरिटी। देखिए, रिजालु कव्वामून अलन निसा की जो आयत है, इसमें ये भी समझना है कि घर में डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा रोल फादर को अदा करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा। अथॉरिटी जो है ये फादर को बनाया गया है। ये चीजें एनफोर्स, रूल किस तरीके से एनफोर्स करना है, बाउंड्रीज सिखानी है उनको कि भाई ये हद है बच्चों को और घर वालों को पता होना चाहिए, और ये बाउंड्रीज एक वालिद सेट करेगा। ये वालिद की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बाउंड्री सेट करे कि भाई ये बाउंड्री है, ये हलाल की बाउंड्री है, इसके बाद की चीजें हराम है। ये जायज की बाउंड्री है, इसके बाद की चीजें नाजायज है। ये हुदूद और कुयूद है, इसको सामने रखकर हमें काम करना है। ये चीजें क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगी? डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। आजादी देनी है, उनको समझाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये सब चीजें अथॉरिटी के एतबार से जब वालिद करेगा तो मसाइल हल होते चले जाएंगे। रोल मॉडल बनना है वालिद को, वैल्यूज को डेमोन्स्ट्रेट करना है, वर्क एथिक्स और बिहेवियर को बताना है। ये क्या इंपैक्ट करेगा? इन्फ्लुएंसेस आइडेंटिटी, बिहेवियर, फ्यूचर इंटरेक्शन विद अदर्स। इसके बाद क्या चीज है? प्लेमेट एंड एनकरेजर, यानी बच्चों के साथ हंसी खुशी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे, और किस तरीके से खेलना। हजरत हसन हुसैन को अपने कंधे पर बिठाते थे, घोड़ा बनते थे अल्लाह के रसूल खुद। तो ये सब चीजें एनकरेजेस रिस्क टेकिंग, कंपटीशन एंड इंडिपेंडेंस थ्रू प्ले। बच्चों को खेल के जरिए से भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। ये एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्पैक्ट क्या होगा? एनहेंसेस कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, एम्पैथी एंड रेजिलियंस। यहाँ पर देखिए, बच्चों को खेल खेल सिखाने के एतबार से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। आपने सुना होगा कोटा। कोटा जो है ये बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है इंडिया का, और ये कोटा के अंदर पूरी दुनिया भर के बच्चे जो है, और हिंदुस्तान के खास तौर पर बच्चे जो है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोटा जो है पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन आपको शायद ये बात भी मालूम हो, नहीं हो, पता नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि कोटा जो है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुसाइडल हब भी है। यहाँ पर बच्चे जो है सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड जो है ये कोटा में होता है, और इसकी वजह यही है कि बच्चे जो है यहाँ पर फेल होने के आदी नहीं होते, वैसे बच्चे आते हैं। यानी फेलियर बच्चों को सिखाना, माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों को ये नहीं सिखा पाते हैं कि फेलियर इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यू हैव टू फेस फेलियर ऑल्सो, और फेल होकर भी आदमी ग्रो करता है। ये सिखाना बच्चे को माँ बाप, खास तौर पर बाप, कभी कभी भूल जाता है। देखिए, आपने बच्चों के साथ गेम खेली होगी। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ गेम खेली है? जब आप गेम खेलते हैं बच्चों के साथ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गेम खेलते हुए आप बच्चों के साथ हार जाते हैं, जानबूझकर हार जाते हैं। कितने लोग हैं? अब जरा चैट बॉक्स में बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चों के साथ गेम खेलते हैं और गेम खेलते हुए कभी कभी जानबूझकर हार। आप लोगों ने ऐसा किया? गेम खेली और गेम खेलते हुए जानबूझकर हार गए? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक। वन ऑफ द बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक, यानी बच्चों के साथ गेम खेलते हुए
आदमी जानबूझकर हार जाए। क्यों? यहाँ पर देखिए, बात ये समझने की जरूरत है कि हम जब बच्चों के साथ गेम खेलते हुए जानबूझकर हारते हैं, इसकी वजह ये होती है कि हमारी बच्चों के साथ एक शफकत है। हम बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कभी कभी जीत जाए, और जानबूझकर हार जाते हैं। ये आपने बच्चों को फेलियर नहीं सिखाया। यहाँ पर अगर आपने बच्चों को हराया होता तो बच्चा फेल होने की आदत अपने अंदर डेवलप कर पाता। आपने तो यहाँ पर अपनी शफकत की वजह से जानबूझकर हार को कबूल कर लिया, लेकिन कल जब जालिम दुनिया के सामने बच्चे को फेस करना पड़ेगा, और वो जालिम दुनिया जब उसको जानबूझकर हराएगी, वो हराएगी, तो बच्चा जो है ये फेलियर को फेस नहीं कर पाता है। कोटा में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जब आते हैं अपने अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में, अपने अपने इलाकों में, वो रैंकर होते हैं। लेकिन जब पूरे इंडिया के ब्राइट माइंड्स जो है, रैंकर्स जो है, वहां जमा होते हैं, वहां जब उनको फेलियर फेस करना पड़ता है, उन्होंने अपने इलाके में कभी फेलियर फेस ही नहीं किया है, तो यहाँ पर जब उनको फेलियर फेस करना पड़ता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने फेल होना कभी सीखा ही नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये खेल के जरिए से जो है माँ बाप सिखा सकते हैं, खासतौर पर बाप सिखा सकता है कि किस तरीके से उसको डेवलप करना है बच्चों की एबिलिटी को। एजुकेटर है, बाप सपोर्टर है, उसके डिस्क्रिप्शन में एंगेजेस इन एक्टिविटीज प्रमोटिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, improves एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, बेटर कॉग्निटिव स्किल्स, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और आखिरी चीज है कंपेनियन एंड फ्रेंड। आप बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करिए। बॉन्डिंग क्रिएट करने का मतलब है, देखिए बॉन्डिंग क्रिएट करने का मतलब है, इसको थोड़ा समझिएगा कि तीन किस्म के ताल्लुकात माँ बाप और खास तौर पर बाप बच्चे के साथ डेवलप करता है। पहला जो है, ये रैपो बिल्डिंग कहा जाता है। रैपो बिल्डिंग का मतलब बहुत इजीली आप समझिए। रैपो बिल्डिंग का मतलब ये है कि यू आर कंफर्टेबल इन ईच अदर्स कंपनी। बस इतना मतलब है रैपो बिल्डिंग का, कि रैपो बिल्डिंग में बच्चा बाप के साथ और बाप बच्चे के साथ कंफर्टेबल है, ये रैपो बिल्डिंग है। यानी एक दूसरे की कंपनी में आप कंफर्टेबल है। ये बहुत ही नाजुक ताल्लुक होता है, क्योंकि सिर्फ कंपनी में कंफर्टेबल होना जो है, ये बहुत ही बारीक और बहुत नाजुक ताल्लुक कहा जा सकता है, ये कभी भी टूट सकता है। दूसरी चीज जो है, दूसरा दर्जा, ये है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपका ताल्लुक आपके बच्चे के साथ और आपके बच्चे का ताल्लुक आपके साथ इतना है कि यू कैन डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस विद इन योर सेल्फ। यानी बच्चा आपके सामने आकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आप डिस्कस कर सकते हो। ये दूसरे ये थोड़ा पहले रैपो बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर के दर्जे का ताल्लुक है, कि आप लोग एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ताल्लुक जो है, जिसको कहा जाता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव अर्ज ऑफ टुगेदरनेस। यानी आपका बच्चे के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि एक दूसरे से जुदा रहने के बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ ताल्लुक पैदा किया था। हजरत माज को जब यमन का गवर्नर बनाकर अल्लाह के रसूल भेज रहे थे, आप उस पूरे वाकये को अपने तसव्वुर में लाइए कि अल्लाह के रसूल हजरत माज को ऊंट पर बिठाकर उनकी नकील को पकड़कर मदीने के बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं, और अल्लाह के रसूल आखिर में हजरत माज को फरमाते हैं, माज हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद जो है हम एक दूसरे के साथ मिल ना पाए। तो ये चीज जब हजरत माँ सुनते हैं, तो जो फूट फूट कर रोते हैं, और जो एहसासात और जज्बात के समंदर के अंदर वो डूबते चले जाते हैं, ये जो चीज है, ये है अर्ज ऑफ टुगेदरनेस। यानी ये ताल्लुक बाप और बेटे के दरमियान, बच्चों के दरमियान, बाप और बेटी के दरमियान होना चाहिए, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अलग होने और दूर रहने का तस्वुर ना कर सके। आजकल ये न्यूक्लियर फैमिलीज है, और आजकल जो अब्रॉड जाने की जो सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है, बाप बच्चे से, बच्चा बाप से दूर हो जाता है। बाप भी इस पत्थर अपने कलेजे पर, माँ बाप पत्थर रखकर बच्चों को भेज देते हैं कि भाई इनकी दुनियावी एतबार से बाहर जाने के बाद जो तरक्की होगी, लेकिन उनका एक सोशल कांटेक्ट टूट जाता है, बॉन्डिंग टूट जाती है, फिर वो बॉन्डिंग वापस बनती नहीं है। और यही वजह है, आपने आज के जमाने में कितने माँ बाप के बारे में और बच्चों के बारे में सुना होगा कि
माँ बाप ने अपने बच्चों की जुदाई में और गम में बाहर खुद भेज दिया था, उन्होंने अब्रॉड खुद भेज दिया था, लेकिन इतना तड़पे और तड़प तड़प कर मर गए, उन्होंने जान दे दी, और बच्चों को उनके जनाजे में शिरकत करने का वक्त भी नहीं मिला, वो जनाजे में भी नहीं पहुंच सके। ऐसे कई वाकयात आपको मिलेंगे, और ये यही वजह होती है कि हमने बॉन्डिंग, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप बच्चों के साथ क्रिएट नहीं की होती है, जिसकी वजह से जो है अर्ज ऑफ टुगेदरनेस जो है ये बाकी नहीं रहता है। तो जितना ज्यादा हम बच्चों के साथ ये कांटेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एज अ फादर, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आखिर में जो है मैं कुछ कुरानिक लेसन्स आपके सामने शेयर कर, चार चार बाप और बच्चों के, बेटों के, बहुत ज्यादा मशहूर है कुरान में। पहला लेसन जो है वो क्या क्या ये ताल्लुक क्या लेसन देता है, बस बहुत सारे सबक आपको इससे मिल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्या लेसन मिलेगा वो मैं सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। कुरानिक लेसन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शोइंग अटेंटिवनेस, वैल्यूइंग द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड। ये कुरान की आयत आप सामने रखिए। फलम्मा बलग माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बकरीद का मौका जो है अभी अभी गुजरा है, ये पूरा वाकया जो है उसी के ऊपर है, जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम को ये हुक्म फरमाते हैं कि तुम हजरत इस्माइल को ज़बह करो, तो हजरत इस्माइल के सामने हजरत इब्राहिम बात रखते हैं, पूरी बात रखते हैं। कुरान की आयत बताती है क्या है कि हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको जबह कर रहा हूं, और एक नबी का ख्वाब में किसी चीज को देख लेना, ये इस बात की वजाहत करता है कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि मुझे आपको जबह करना है। ये बात जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के सामने पेश की, तो हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के व्यू को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनका क्या मशवरा है इसको जानना चाहते थे। बहुत ज्यादा अटेंटिवनेस के साथ हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के सामने बात रखी और बच्चे के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश की। और बच्चा भी हजरत इस्माइल था, हजरत इब्राहिम की औलाद, जिनकी नस्ल में आगे अल्लाह के रसूल पैदा होने वाले हैं। वो अपने बाप को, अपने वालिद को ये कहते हैं, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि ए मेरे वालिद, अल्लाह ने जो हुक्म आपको दिया है ख्वाब में, उसको कर गुजरिए, मैं इंशाअल्लाह सबर करने वाले लोगों में से आपको मैं मिलूंगा, यानी मैं सबर कर लूंगा, जो भी काम आपको करने का कहा है आप करिए। तो ये देखिए, हजरत इब्राहिम ने पूरी बात अपने वालिद के सामने, हजरत इब्राहिम ने अपने बच्चे के सामने पूरी बात रखी, उनके मशवरे को लिया और उनके पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश की। तो ये बहुत जरूरी है। कभी कभी ऑथोरिटेटिव फैमिलीज जो होती है उसमें ये कहा जाता है कि बीइंग अ फादर, हर चीज मेरी चलेगी, हर काम मेरे नजरिए से होगा, हर काम मेरे पर्सपेक्टिव से होगा। तो यहाँ पर जो है, जो बॉन्डिंग की अभी मैं बात कर रहा था, वो क्रिएट नहीं हो पाती है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की जो बॉन्डिंग है, ये इस वजह से भी है, आप समझिए इसको, बात को, कि यहाँ पर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश की। आप हर मामले में, चाहे वो दुनियावी मामला हो, चाहे वो उखरवी मामला हो, आप अपने बच्चों की राय भी लीजिए। फैसला करने का हक बहुत वाज़ेह है कि बाप को ही है, लेकिन बच्चों की राय लेना और उनसे उनसे मशवरा करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस बात को, ये कुरान की जो आयत है, ये हजरत इब्राहिम, बहुत तवील वाकया है, बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास पॉइंट्स और टेक अवे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बच्चों के पर्सपेक्टिव को भी चीजों में जानने की कोशिश करिए। नंबर 2, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाकया आपके सामने है। आपको पूरे वाक्य में क्या चीज बताई जा रही है? नर्चरिंग क्लोज बॉन्ड टू क्रिएट हेल्दी कन्वर्जेशन। देखिए, हजरत, ये पूरी आयत आप देखिए, इस कौल यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ जो है अपने वालिद के साथ छोटी से छोटी चीज शेयर करते थे। ये शेयर, बच्चा बाप के साथ चीजों को शेयर कब करेगा, शेयर करना कब पसंद करेगा? जब उसकी बॉन्डिंग अपने बाप के साथ बहुत अच्छी होगी। आजकल जो है टाइम कम होने की वजह से बाप और बच्चों के दरमियान इतनी बॉन्डिंग ही क्रिएट
क्रिएट नहीं हो पाती है कि बच्चा अपनी छोटी छोटी चीजों को बाप के साथ शेयर कर सके। लेकिन यहाँ देखिए इस आयत से और हजरत यूसुफ और हजरत याकूब के जो मसला है उससे ये बहुत वाजह तौर पर बात समझ में आती है कि बॉन्डिंग क्रिएट करना, इसका मतलब ये है कि बच्चा आपके साथ छोटी छोटी चीजों को शेयर करे, आप दोनों के दरमियान हेल्दी कन्वर्सेशन हो। और फिर जब हजरत यूसुफ ने अपनी बात उनके सामने रखी अपने वालिद के सामने, तो इससे क्या नतीजा सामने आता है और क्या नुकसान हो सकता था, क्या फायदा हो सकता था, ये हजरत याकूब ने बताया। قال या बुनैया ला तक़सुस रुअयका अला इख्वतिका फयकीदू लक कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो बाप थे और हजरत यूसुफ के भी बाप थे और जो दीगर उनकी औलाद थी उनके भी बाप थे, वो हर बच्चे की नफ्सियत से वाकिफ थे। यहाँ हजरत याकूब अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने में इतने ज्यादा कामयाब थे कि वो हर हर बच्चे की नफ्सियत से वाकिफ थे। वो हजरत यूसुफ की नफ्सियत से भी वाकिफ थे कि ये नादान है, छोटा है, ये अपने ख्वाब को भाइयों के सामने बयान कर देगा। और ये अपने दूसरे बच्चों की नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी से भी वाकिफ थे कि अगर जो है मैं हजरत यूसुफ को इस बात से नहीं रोकूंगा तो सामने वाले जो बच्चे हैं उनके दिलों में इसकी वजह से हसद पैदा हो जाएगा, और ये हसद पैदा होने की वजह से जो है हजरत यूसुफ को तकलीफ हो सकती है। तो ये बच्चों की साइकोलॉजी से वाकिफ होना, ये बॉन्डिंग क्रिएट कर होने के बाद होगा। तो ये समझने की बात है। हजरत याकूब हजरत यूसुफ का पूरा वाकिया, पूरी सूरह यूसुफ हिकमतों से भरी हुई है, विजडम के लेसन वहां पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो चीज मैं बयान करना चाह रहा हूँ, नर्चरिंग क्लोज बॉन्ड टू क्रिएट हेल्दी कन्वर्सेशन। तीसरा, कुरान करीम का जो वाकया है, या इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को जो नसीहतें की, बहुत अहम अहम नसीहतें की और बहुत ज्यादा तफसील है, वक्त होने की वजह से अभी मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन हजरत लुकमान ने इम्पार्टिंग नॉलेज, विजडम, वैल्यूज, कल्टीवेटिंग अंडरस्टैंडिंग, इन तमाम चीजों पर फोकस किया। पूरी कुरान की आयत जो हजरत सूरह लुकमान आप देखिए कि किस तरीके से क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाहि इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसको बताया। फिर वालिदैन के साथ ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, वालिदैन के साथ कैसे रहना है उसको बताया। फिर हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पूरी आयत, पूरा वाकया है, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन, किस तरीके से हजरत यूसुफ ये शिर्क से दूर रहना है और वहदानियत किस तरीके से अपने अंदर पैदा करनी है, ये पूरा वाकया हजरत हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को सिखाया। या बुनैया अक़िमिस्सला वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। यहाँ पर नमाज की तालीम दे रहे हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तालीम दे रहे हैं, सब्र करने की तालीम दे रहे हैं। और आखिरी में वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा, तकब्बुर नहीं करना है, जमीन पर किस तरीके से चलना है, आवाज को बुलंद नहीं करना है, वगजुज मिन सौतिक इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। ये सब चीजें हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को सिखाई। छोटी छोटी चीजें और वहदानियत जैसी अजीम चीज, ये सब चीजें हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को सिखाई, नसीहत फरमाई, पास बैठकर हर चीज को उनके जहन में उतारा, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप की, विजडम को इम्पार्ट किया, नॉलेज को इम्पार्ट किया, वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स को इम्पार्ट किया। तो ये जो है, ये हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाकया है, क्या एक बाप जो है अपने बेटे को किस तरीके से इल्म और हिकमत जो है, वैल्यूज और मॉरल्स जो है, ये सिखाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी जिंदगी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत को देखिए। देखिए एक वालिद का क्या रोल होता है, इसको अगर समझना है तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के जो ताल्लुकात थे, हजरत हसन हुसैन के साथ जो दूसरे बच्चों के साथ जो ताल्लुकात थे, डिस्प्लेइंग लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट, इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन फादर एंड डॉटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहुत ही मशहूर रिवायत है, मैंने यहाँ पर उसको नकल किया है, आप देख सकते हैं। आई डिड नॉट सी एनीवन हु मोर रिसेंबल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग। देखिए इतना ज्यादा ताल्लुक था गहरा बाप और बेटी के दरमियान के, हजरत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के मुशाबह
अगर सबसे ज्यादा मैंने किसी को देखा है तो हजरत फातिमा को देखा है। उनकी बात करने के अंदाज में, उनके रफ्तार में, उनके गुफ्तार में, हर चीज में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी। और ये दोनों के दरमियान बॉन्डिंग, कनेक्शन, ये इसकी वजह से था। और अल्लाह के रसूल किस तरीके से इसको दिखाते थे, जब हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल के घर आती थी तो वो अपनी जगह से उठ जाते थे, उनके पेशानी पर बोसा देते थे, उनको अपनी जगह पर बिठाते थे। और जब अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा के वहां जाते थे तो हजरत फातिमा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही मामला करती थी। तो ये देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली चीजों को दिखाया कि बेटी हो, बेटा हो, औलाद हो, किस तरीके से उनकी परवरिश करनी है, दोनों के दरमियान कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, दोनों के दरमियान किस तरीके से रेस्पेक्ट होना चाहिए, कैसा अफेक्शन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीजें जो है, चार चार सबक जो है कुरान के जरिए से, कुरानिक लेसन है, और चार नबियों की जो जिंदगी है उससे हमको सबक मिलता है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत लुकमान और हजरत याकूब, हजरत यूसुफ का जो पूरा वाक्य है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाक्य है, बाप और बेटे के दरमियान जो बॉन्डिंग है, इन तमाम चीजों को जो है बच्चों को ठीक तरीके से सिखाना और समझाना चाहिए। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी, उस वक्त भी आपको एक पिक दिखाया था। यहाँ पर भी मैं आखिर में आपको एक पिक दिखा रहा हूँ, उसी के जरिए से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये बहुत ही मानाखेज एक पिक्चर बना है। द स्टैच्यू ऑफ द सन वॉज मेड विद pieces removed from the statue of the father, representing the parents what they go through their lives to build the lives of their children। यानी बाप अपने अपना कलेजा निकाल कर, अपना दिल निकाल कर, अपना खून जिगर निकाल कर जो है बच्चों की परवरिश करता है। और अपनी देखिए, बाप ही एक ऐसा आदमी होता है जो आपकी बच्चे की ग्रोथ से, उसकी कामयाबी से, उसकी तरक्की से जो है सबसे ज्यादा खुश होता है। और ये खुशी जो है बिल्कुल जो है बेगर्ज खुशी होती है। बाकी जो भी खुशी, आपकी तरक्की से अगर कोई खुश हो रहा है तो उसके पीछे उसकी कोई गर्ज है, कोई मकसद है। लेकिन बाप एक ऐसी जात है जो बच्चे की तरक्की से बेगर्ज खुश होता है और अपना सब कुछ कुर्बान करके वो बच्चों को परवान चढ़ाना चाहता है, उनको तरक्की देना चाहता है। आखिर में तीन टेक अवे मैसेज जो है पूरे पूरे सेशन का मैं देना चाहूंगा कि तीन चीजों के ऊपर आपको काम करना है एज अ फादर, बीइंग अ फादर। उनको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप फादर है तो बच्चों की गाइडेंस और सपोर्ट के लिए आपको सेक्रीफाइस और कुर्बानी देनी पड़ेगी। दूसरा काम आपको करना है, आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना है। और पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। यानी एक जमाना था पहले, सुनार का बेटा सुनार होता था, दर्जी का बेटा दर्जी होता था, ब्लैक स्मिथ का बेटा ब्लैक स्मिथ होता था। तो वो टीचर का बेटा टीचर बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में बच्चे अपने वालिद को एज अ रोल मॉडल देखते थे। आज क्योंकि कनेक्शन और बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, तो बेटा बाप की तरह बनना नहीं चाहता है, तो बाप की तरह होना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने बाप की तरह गुजारूं। वो एक डिफरेंट पाथ चूज करता है और दूसरे रास्ते पर चलना चाहता है। क्यों? क्योंकि बाप एज अ रोल मॉडल उसके सामने होता ही नहीं है। उसने दूसरे लोगों को, सेलिब्रिटीज को अपना रोल मॉडल बना लिया है। एक बाप अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बने ताकि बेटा अपने बाप की तरह बनना चाहे। बहुत बहुत मशहूर वाकया है, और अक्सर पेरेंटिंग के सेशन में मैं ये वाकया जिक्र करता हूं कि एक कपल एक बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे कि हजरत आप दुआ फरमा दीजिए और आप हमें तरीका बताइए कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को हसन और हुसैन की तरह बनाएं। ये एक कपल ने जाकर जो है एक बुजुर्ग के सामने बात रखी। बुजुर्ग ने बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, आप खुद अली और फातिमा की तरह हो जाओ, आपके बच्चे हसन और हुसैन की तरह हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने बच्चों की सही परवरिश करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी चीज, आपको अपने बच्चों की दुनियावी फिक्र भी करनी है और आखिरत की फिक्र भी करनी है। और दुनियावी फिक्र और आखिरत की फिक्र करने में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका बच्चा सही माने में मोहम्मदी बने,
आपका बच्चा सही माने में अल्लाह के रसूल का उम्मती बने। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, ये 3 टेक अवेज है पूरे सेशन के। आपको उनको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इसके लिए आपको सेक्रीफाइस और कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको उनके लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना है, उसके लिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करनी है। आपको उनको सही माने में मोहम्मदी बनाना पड़ेगा। ये कुछ चीजें थी। मुझे वक्त दिया गया, मैं फैमिली गाइडेंस का मुफ्ती अशफाक साहब का, हजरत मुफ्ती याहिया साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, और ये फैमिली गाइडेंस की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत अच्छे से ये लोग सब चीजें कंडक्ट करते हैं, मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने बात करने का, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना। ये मेरा एक YouTube चैनल है, आप ये QR कोड स्कैन करके उस पर जा सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी मैं स्टोरीज नरेट करता हूँ हर हफ्ते। बहुत सारे वर्कशॉप्स है, पेरेंटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्कशॉप्स है। आप उसको देख सकते हैं बहुत डिटेल में, और बहुत सारी चीजें जो है वहां से आप सीख सकते हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने और जानने